संविधान हम लोग पढ़ रहे थे और संविधान में क्या क्या अभी तक हमने पढ़ लिया है एक बार इसे देख लेते हैं। तो संविधान की अगर हम बात करें तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया था। संविधान में सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि हमारे संविधान का परिचय क्या है। परिचय मतलब कि इसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसका पूरा दूसरा डिटेल देखा था। दूसरा डिटेल कहने का मतलब कि किस अनुसूची में कितने अनुच्छेद तक हैं, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने भारतीय संविधान का इतिहास देखा था कि किस तरीके से हमारा ये संविधान विकसित हुआ, बना, कौन कौन लोगों ने कितने दिन तक काम किया, ये सारी चीज़ें हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अनुसूचियाँ, और अनुसूचियों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। और इसी में हमने पढ़ा था कि जो कह सकते हैं अनुसूचियों को, कि उनके बारे में अगर वेतन भत्ता है तो किसके वेतन भत्ते की बात करता है, कौन से ऐसी जनजातियां हैं या जातियां हैं जिनको किस अनुसूची में थोड़ी सी उनके बारे में नियंत्रण की बात कही गई है, या कौन सी अनुसूची में विशेष राज्यों का वर्णन किया गया है। 7वीं 8वीं अनुसूची, 7वीं में समूहवर्ती सूची भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिया था। साथ ही आधारभूत विशेषता, क्या हमारे संविधान की विशेषता है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। फिर संविधान की प्रस्तावना पढ़ा था, और प्रस्तावना के बाद उस संविधान में संशोधन कौन सा हुआ है, मूल ढांचा का सिद्धांत क्या होता है, ये भी पॉइंट कवर कर लिया। तो यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे अब हमें पढ़ना होगा संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं, जो भाग होते हैं, उनके बारे में अब हमें पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले संविधान का भाग 1 हम पढ़ेंगे, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे संघ कौन है? संघ अगर हम देखें तो हम इंडिया के बारे में कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है, जो बच्चे आर्टिकल फर्स्ट नहीं जानते हैं ना, अनुच्छेद पहला नहीं जानते हैं, उनको ये नहीं पता है कि हमारे संविधान में भारत को किस नाम से बुलाया गया है। तो भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत को यहाँ पर 2 नाम से संबोधित किया गया है, एक तो भारत और दूसरा क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो केंद्र होगा वो भारत है, ठीक है। मतलब सभी राज्यों को मिला करके वो स्पेशल है, और छोटे छोटे राज्य उसमें बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सभी राज्यों को मिला करके एक केंद्र बनेगा। जैसे आप देखो, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सदस्य कहलाते हैं परिवार के। उसी तरीके से जो राज्य हैं, जो मेंबर हैं हमारे देश के, उनको हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल सबको मिला लेंगे तो क्या बनेगा, देश बनेगा। और उसी तरीके से जो मेंबर हैं उनको ओवरऑल हम मिला लेते हैं घर के परिवार को, तो क्या बनता है, एक फैमिली बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। फिर अगला अगर आप देखेंगे तो अगले आर्टिकल में जो 2nd नंबर का है, उसमें क्या लिखा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों में जो पहली अनुसूची में वे निर्दिष्ट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम पहली अनुसूची देखें संविधान का, आप पहली अनुसूची जब पढ़ेंगे तो पहली अनुसूची में बताया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। और उसमें ये भी चीज़ लिखा गया है कि जो संविधान है हमारा, वो किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को किस तरीके से अपने अंतर्गत ला सकता है, या उसको अपने राज्य में शामिल कर सकता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं नए राज्यों का, जो नए राज्य होंगे उन राज्यों का संघ में प्रवेश, इसको एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे फैमिली है, तो फैमिली में अगर एक नया मेंबर है तो वो कैसे आ सकता है, या तो वो शादी करके आए, या वो कह सकते हैं जन्म ले, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी कहा गया है, हमारे जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में भी ये बात बताया गया है कि हम जो राज्य अपनाएंगे, अपने संघ में जो राज्य को हम शामिल करेंगे, वो कैसे शामिल करेंगे, किसी संशोधन के माध्यम से शामिल करेंगे, ठीक है। किसी संशोधन के माध्यम से शामिल करेंगे, या हम कह सकते हैं कि और भी अलग अलग तरीके हैं, वो तरीके दूसरे दूसरे अनुच्छेद में बताए गए हैं। लेकिन
वो शामिल होंगे तो उसके लिए पहले उनको सह राज्य का दर्जा दिया जाएगा, सह राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और फिर उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहता है कि हम अपने केंद्र में, हम अपने संघ में नए राज्यों को मिला सकते हैं। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि हम अपने केंद्र में नए राज्यों को मिला सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि गोवा जो है वो 56वां हमारा राज्य बना। ठीक है, और वो संशोधन था सॉरी 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में हमारा 25वां राज्य बना। ठीक है, गोवा जो है ये कौन से नंबर का राज्य है? ये 25वां राज्य है। और कौन सा संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया था? 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा बनाया गया था। और इसी तरीके से सिक्किम को 36 नंबर के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे हमारे संविधान का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये शायद मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सिक्किम हमारे देश का एक राज्य बनता है। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए, ये चले गए ना तो ये बहुत सारे प्रांत थे। ठीक है, और हर प्रांत एक ही बार नहीं भारत में अलग अलग हम कुछ प्रांत तो बिल्कुल हट पे थे कि हम नहीं शामिल होंगे, जैसे हैदराबाद हो गया, तो उसको पुलिस कार्रवाई के थ्रू हमने क्या किया? अपने राज्य में शामिल किया। तो इसी तरीके से ये राज्य भी थोड़ा सा अलग हट करके थे, बाद में इन्हें अपने हम राज्य में शामिल किए। इसके बाद हमारे संविधान का आता है अनुच्छेद 3, यानी कि हम कह सकते हैं आर्टिकल 3 आता है, जिसमें बताया गया है कि भारत के राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम या अन्य में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्यों का पुनर्गठन बताया गया है कि हम किस तरीके से अपने राज्य को पुनर्गठित कर सकते हैं। इस चीज को मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आपको याद हो तो एक समय मैं आपको बताती हूँ 2002 का। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग हो सकता हो फर्स्ट सेकंड में या हो सकता है एलकेजी यूकेजी में पढ़ते रहे हो, लेकिन इस टाइम पे मेरा एडमिशन जो है वो सेकंड क्लास में हो चुका था। ठीक है, और मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से याद है कि देखो मैं छोटी थी, ऐसा नहीं कि मैं 18 साल के हो करके सेकंड में पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ें याद है। अखबार उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी, तो अखबार में ये डेट आई, वहाँ पर आप देखोगे तो 3 डेट वहाँ पर 3 राज्यों को अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, जैसे आप देखो यूपी है, तो ये यूपी है, और यूपी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर उत्तराखंड मिलेगा, और यहाँ पर बिहार है, और बिहार के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर झारखंड मिलेगा। ठीक है, और आप नीचे देखोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ ऐसे करके बना देती हूँ, छत्तीसगढ़ मान लीजिए। तो ये जो बना था ना, बिहार को अलग करके, मतलब बिहार को काट करके क्या बनाया गया? बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया। ये डेट था 15 नवंबर का, 15 नवंबर का। फिर उत्तराखंड बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया, ये डेट था 9 नवंबर का। ठीक है, और ये जो छत्तीसगढ़ बना था ये डेट था आपका 1 नवंबर का। और ये तीनों जो संशोधन हुआ था, मतलब 3 राज्य जो बने थे वो 2002 में ही बने थे, मतलब 2002 के नवंबर की पहली तारीख, नवंबर की 9वीं तारीख और नवंबर के 15 तारीख को इन 3 राज्यों का गठन किया गया। तो हम राज्यों का गठन किए कैसे हैं? हम राज्यों का गठन किए हैं, राज्यों का पुनर्गठन हमें इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम किसी राज्य के टुकड़े को अलग करते हैं, किसी राज्य का किसी राज्य के नाम को, ध्यान से सुनिए, जब किसी के राज्य के नाम को उसके क्षेत्र में या उसकी सीमा में जब हम परिवर्तन कर देते हैं, तो इस कंडीशन को हम राज्य का पुनर्गठन कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य का पुनर्गठन कहते हैं। इसलिए एक शब्द कहा जाता है कि बिहार का जो पुनर्गठन है वो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, एक गठन जो है पुनर्गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। यूपी का पुनर्गठन एक जो है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे राज्य के क्षेत्र को क्या कम कर दिया गया? एरिया को कम कर दिया गया। तो एरिया कम होगा तो बाउंड्री अपने आप क्या होगी? बदल जाएगी, सीमा अपने आप बदल जाएगी।
ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है कि राज्यों को पुनर्गठन हम कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, और पुनर्गठन करने के लिए हम उसके नाम में, उसके क्षेत्र में या फिर उसके सीमा में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगली चीज जो स्पेशल है, अगर मान लीजिए कि किसी शहर के कंडीशन में ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, किसी शहर के कंडीशन में आ रही हैं, तो शहर क्या है, किसी राज्य का है, शहर किसके अंतर्गत आता है, किसी राज्य के अंतर्गत आता है, पूरा कई शहर होगा, कई गांव मिला करके एक राज्य बनता है, तो शहर राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं शहर गांव इन सब का अगर हमें पुनर्गठन करना होगा तो वहां पर पुनर्गठन नहीं, संसद नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा, विधानसभा करेगी। तब कौन करेगा, विधानसभा करेगी। और राज्य का पुनर्गठन करना है तो कौन करेगा, राज्य का पुनर्गठन जो है वो हमारी संसद करती है। ठीक है, तो अब दो तीन चीजें और नोट डाउन करिए। देखिए, जो राज्यों का पुनर्गठन है, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन है, इससे संबंधित बहुत सारी समितियां बनी। ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारी समितियां बनी, उन समितियों का नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है समिति का नाम दे करके कि ये समिति किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें पहला लिख लीजिए दर समिति, पहला समिति लिख लीजिए दर समिति। और दर समिति जो है ये कब गठित हुई थी, ये गठित हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में हुई थी गठित दर समिति। इसके जस्ट बाद अगर हम देखें तो एक और गठन हुआ, दूसरे एक समिति का गठन हुआ, जिसे हम जीवीपी समिति के नाम से जानते हैं, जीवीपी समिति। और जस्ट इसके एक बाद हुआ था, एक साल बाद हुआ था 1949 में। ठीक है, 1948 में दर समिति एंड 1949 में जेवीपी समिति का गठन हुआ था। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर एक और आयोग का गठन हुआ, जिसे हम थर्ड आयोग कह सकते हैं, और उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। और इस आयोग को कब गठित किया गया था, 1953 में। ठीक है, 1953 में। तो फजल अली जो है, फजल अली इसके क्या थे, फजल अली थे अध्यक्ष, एंड इसके दो और मेंबर्स होते हैं, दो और सदस्य होते हैं। उन सदस्यों में अगर हम देखें, एक का नाम है पडिकर, के एम पडिकर, एंड सेकंड नाम, जो सेकंड मेंबर इसके हुए, उनका नाम है हृदयनाथ कुंजरू, नाथ कुंजरू। ठीक है, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक, तो ये फजल अली आयोग बना था। फजल अली आयोग अपना क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फजल अली आयोग चूंकि इसकी बातें गवर्नमेंट ने मानी थी, इसलिए फजल अली आयोग जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना रिपोर्ट दिया गवर्नमेंट को, वो था 1955 का समय। ठीक है, कोई भी समिति जब बनती है किसी भी काम के लिए, तो वो अपना रिपोर्ट तुरंत नहीं प्रस्तुत करती है, वो कुछ टाइम के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत। ठीक है, इनके कहने के अनुसार ये था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए कानून बनाया जाए। तो ठीक है, कानून भी बन गया। और जैसे ही इन्होंने कानून की मांग की, तो जस्ट उसके बाद एक कानून बना, और उसका नाम था राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, या अधिनियम कहिए, आयोग नहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि ये कानून है और ये था समय 1956। ठीक है, इनके कहने के अनुसार, इनके रिपोर्ट के अनुसार जो इन्होंने डिमांड किया था वो बन गया, कानून बन गया। और आपको पता होना चाहिए, इसी कानून से आज तक हमारे राज्यों का पुनर्गठन किया। अगर यूपी का पुनर्गठन करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, अगर बिहार में कुछ पुनर्गठन करना है तो लिखेंगे बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और ये समय बदलता रहेगा, 1956 के जगह पे जिस समय में पुनर्गठन होगा उस समय में किया जाएगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक ब्लूप्रिंट लिखा गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, मतलब कानून उसी टाइम पे बना था, इसलिए इस तरह से वहाँ पे लिखा गया था, बताया गया था।
और इसी के बेसिस पे जो है वो राज्यों का क्या किया जाता है, पुनर्गठन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से ब्लैंक पेज लूंगी और अगला समझाऊंगी आपको। क्योंकि जो फजल अली थे उन्होंने तो डिमांड कर दी कि इस तरह से कानून बनाया जाए या राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो फजल अली के कहने पर, या हम कह सकते हैं फजल अली के रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया, सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम, अच्छा चलो आप लोग ये मुझे बताओ, प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट हैं एंड कितने यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ये हमारे वर्तमान में हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जब हमारे राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, ये राज्य बन रहे थे, तो फजल अली के सिफारिश पर सर्वप्रथम हमारे देश में राज्य थे 14। कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। और हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी कितने थे, वो थे 6। ठीक है, कितने थे, 6 थे। तो फिर क्या किया गया, हमारे संविधान में संशोधन हुआ, 7वां संशोधन था, 7वां संशोधन था हमारे संविधान का। और इस संशोधन में देश का जो पहला, या हम कह सकते हैं 15वें नंबर का राज्य बना, पहला राज्य जो बना वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, संशोधन के द्वारा इसे बनाया गया था, आंध्र प्रदेश बना। और आपको मैं ये बता दूं कि क्योंकि फजल अली ने डिमांड किया कि भाषा के आधार पर ना बनाया जाए, भाषा के आधार पर ना गठित किया जाए, लेकिन अब तो देख सकते हैं क्या कुछ तरीके से नहीं याद आ रहा था, जो भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे, तो वो भूख हड़ताल पे बैठे थे और राज्य ना दिए जाने की वजह से उनको जबरदस्त क्या किया गया कि खाना खिलाया जाने लगा। और उसी टाइम पे उनकी जाती है, अब तो जनता जाएगी क्योंकि मर गए। भाषा के आधार पे पहला राज्य हमारे देश में बनाया गया जो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य कौन सा बना, वो था आंध्र प्रदेश। या अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन सा राज्य पहला राज्य बना, या 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा राज्य बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड आपको बताया ही। तो इस तरीके से 14 हो गए। फिर क्या हो गया, 14 के बाद अब देखो इसके बाद बनता है गुजरात और नागालैंड, लेकिन इतना लिखने और इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं, बस नॉर्मल आप जानो कि पहले 14 राज्य का डिमांड हुआ था और 6 यूनियन किया गया था, फिर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, 15वें और 16वें नंबर का जो राज्य बनता है, 15वें और 16वें नंबर का जो राज्य बनता है, वो क्रम से गुजरात, गुजरात और नागालैंड बनता है। आप बोलोगे मैम अभी तो यहाँ पे संशोधन हुआ था तो 15वां राज्य ये बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन इसे सह राज्य रखा गया, पूर्ण राज्य का दर्जा बाद में मिला। ये कंडीशन होती है, सह राज्य और पूर्ण राज्य। ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई राज्य है, ये बहुत बड़ा है, हमने काट करके इसको बी बना दिया, तो जो बी राज्य बनता है वो तुरंत उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसको हम पूर्ण राज्य या पूरी तरीके से हम स्वतंत्र नहीं बनाते, हम किसी दूसरे राज्य के साथ, हो सकता हो ए के साथ, या हो सकता हो कोई सी नाम का राज्य हो उसके साथ, जहां तक कोशिश ये रहती है कि ए के साथ ही उसको साथ में रख दिया जाता है कि वो कुछ चीजें सीखे। सीखे मतलब जब तक इसके पास अपना खुद का जिला मुख्यालय या बहुत सारी चीजें, कह सकते हैं कि जो एक राज्य के लिए जरूरी होता है, उनका विधानसभा या इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, वो जब तक इनके पास नहीं बन जाता ना, तब तक ये इनसे ही काम चलाते हैं। ठीक है, इसलिए सहराज्य बनाया जाता है। तो 15वें नंबर का जो राज्य बनता है वो बनता है गुजरात, और 16वें नंबर का कौन सा बनता है, नागालैंड बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 2 को फिर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 में अनुच्छेद 2 में फिर से कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसमें लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी।
ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं कि संसद है वो नए राज्यों को स्थापित कर सकती है। 2 क में यानी कि आर्टिकल 2 क में बताया गया है सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा ये क्या कह रहा है, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो कह सकते हैं सिक्किम हुआ, ये 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया और बाद में फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 करके इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और इस तरीके से जो हमारा कह सकते हैं सिक्किम है ये 22वां राज्य बनता है, हमारे देश का 22वां राज्य बनता है। ठीक है, तो इसे इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए 3 को मैंने पढ़ाया था। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे, उसके क्षेत्र सीमा के नामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिला करके किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो एक राज्य को 2 भाग में बांट दे। ठीक है, हमने बांट दिया ए और बी, लेकिन हम इस बी को एक दूसरा राज्य जो बगल में था उसके साथ मिला देना चाहते हैं। ठीक है, एक अलग राज्य हो गया, ये अलग राज्य हो गया, मतलब जितने कंडीशन से हम कर सकते हैं एक भाग को बांट करके उतनी तरीके से हम कर सकते हैं। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, एंड लास्ट में अगर मैं बता दूं तो आर्टिकल 4 था और आर्टिकल 4 में बता देती हूँ नॉर्मली है क्या। देखिए आर्टिकल 4 जो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 4 है। अभी तक हमने क्या किया कि जो अनुच्छेद 2 था और अनुच्छेद 3 था, इनमें हमने क्या किया है, इनमें हमने संशोधन किया है। संशोधन मतलब बदलाव, क्या किया, बदलाव। अब यानी कि हमने अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके 3 का प्रयोग करके क्या कर दिया, एक नए राज्य का गठन कर दिया, एक नए राज्य का क्या कर दिया, गठन कर दिया। तो ये नए राज्य का गठन एक बदलाव है, एक संशोधन है। तो जब हम ये संशोधन करते हैं तो उस संशोधन को अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि ये जो हमने 2 और 3 के वजह से हमने जो संशोधन किया है वो संशोधन जो है वो ऐसा संशोधन नहीं माना जाएगा कि जो 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वो संशोधन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। मतलब अगर हम एक नॉर्मल सी चीज़ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में 2 तरह से संशोधन होता है। एक संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के द्वारा और एक संशोधन होता है अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा, जिसे ये हम 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 4 कहता है कि ये संशोधन नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा किया गया संशोधन संविधान का संशोधन नहीं है, क्योंकि हम संविधान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। लेकिन 368 का प्रयोग करके हम संविधान में परिवर्तन करते हैं। क्लियर हो पा रहा है या फिर सब कंफ्यूज हो गए? संविधान के भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। ठीक है, संविधान का भाग 2 क्या हमें देता है, हमारी नागरिकता देता है। किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति नागरिक तथा विदेशी 2 भागों में विभक्त किए जाते हैं। मतलब जो देश, जो पूरे विश्व में इंसान रहते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो सिटीजन हो गए जो हमारे देश में रहते हैं, नागरिक हो गए, और दूसरा क्या होते हैं, विदेशी होते हैं। नागरिक हम किसे कहते हैं, वह जो राजनीतिक समाज का हिस्सा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं नेता के द्वारा, ठीक है, या संसद के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे हम क्या कहते हैं, सिटीजन कहते हैं, नागरिक कहते हैं, और उसी को कानून का और संविधान का लाभ मिलता है। ठीक है, कानून का और सिद्धांत का लाभ मिलता है, तो इसीलिए नागरिकता दिया जाना जरूरी हो गया। नागरिकता देने के लिए क्या किया गया कि संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। ये संसद के द्वारा जो पारित किया गया था नागरिकता अधिनियम 1955, इसी के द्वारा लोगों को नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया, 1986 में इसमें संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके एक और नागरिकता का प्रावधान किया गया कि अगर हम बताएं तो अगर हम ये बोलें कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, मतलब एकहरी नागरिकता है, तो बच्चा ठीक है समझ गया एकहरी नागरिकता है। लेकिन फिर हम उसी बात को मॉडिफाई करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं दोहरी नागरिकता,
तो बच्चा फिर कंफ्यूज होता है, भाई एक ही डिसाइड कर लो, इकहरी नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। तो मैं बता दूं, तभी एक जो कह सकते हैं सामान्य इंसान है हमारे देश में, जो सामान्य नागरिक हैं, उनके लिए इकहरी नागरिक, कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जो हम कह सकते हैं कि एनआरआई के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जो हमारे देश के मूल हैं लेकिन रहते विदेशों में हैं, और विदेशों में ऐसे नहीं भीख मांगने के लिए गए हैं, विदेशों में मतलब अच्छी खासी पोजीशन पे है, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमने उनको एक हमने अपने देश की भी नागरिकता दे दी कि ठीक है आप ये नागरिकता रख लो बस, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारे यहाँ वोट नहीं डाल सकते, बस नागरिकता रख लो नाम के लिए कि आप मेरे देश के हो। इससे हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जैसे आपने कल्पना चावला का नाम सुना, ठीक है, बिल्कुल सुना है। तो कल्पना चावला क्या हुआ, वियतनाम से गई, वो अंतरिक्ष में गई, मर गई, ठीक है, अच्छी बात है, वो भारत नहीं रह रही थी, लेकिन वो थी भारतीय मूल। क्या थी वो? भारतीय मूल, मतलब उनका जो वंश था वो भारत से था, वो भारत के पूर्वजों से पैदा हुई थी, ठीक है, तो हमने उनको नागरिकता दे रखी थी, तो हमारे देश का क्या हो गया, हमारे देश का कल्याण हो गया। तब मर गई वो, हम क्या कहते हैं कि वो प्रथम भारतीय महिला थी, तो उनके नाम पे हम कूदते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशनों का, ऐसे अपॉर्चुनिटी को हम अपने देश लाने के लिए हम ऐसे लोगों को दोहरी नागरिकता दें, लेकिन जो सामान्य नागरिक हैं उनको इकहरी नागरिकता दी जाती है। इनकी संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे देश की नागरिकता कैसी है, इकहरी है। लेकिन एक और स्थिति बनता है जिसकी वजह से हम अपने देश की नागरिकता को इकहरी कहते हैं, मतलब हमारा देश राज्य की नागरिकता नहीं देता, सिर्फ देश की नागरिकता देता है, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो राज्य की भी नागरिकता देते हैं और देश की भी नागरिकता देते हैं, तो ऐसी नागरिकता को ही हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। हमारे देश में है नहीं नागरिकता, दोहरी नागरिकता है का प्रावधान है, वो राज्य और देश के आधार पे नहीं है, वो देश और विदेश के आधार पर है। क्लियर? आपको ज्यादा नहीं करना, मैं 5 से 8 तक अनुच्छेद पढ़ दे रही हूँ, बस सुन लीजिए, याद कुछ नहीं करना। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, हमारा अनुच्छेद 5 कहता है, 5 6 कहता अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, कोई मतलब नहीं है, बस सुनिए। 7वां अनुच्छेद कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाले को कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक। एंड अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। यही बात मैंने जो दोहरी नागरिकता वाली बात कही, यही वहां पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पूछा क्या जाता है, हमारे यहाँ डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता हमारे देश की प्राप्त है तो वो नागरिकता स्वयं त्याग सकता है या नहीं। तो हम बता दें, जिस भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है उसकी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। मतलब नागरिकता मिल जाए तो क्या हमारे देश की नागरिकता नहीं समाप्त हो सकती है? समाप्त हो सकती है, बिल्कुल। या तो हम स्वयं कहते हमको भारत नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, स्वयं त्याग दें, तब भी हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। या हम एक काम करें कि हम यहाँ की नागरिकता छोड़ करके और किसी दूसरे देश की अपने मन से हम किसी विदेश की नागरिकता को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, यानी कि हम विदेश के नागरिक बन जाएं, तो भी हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। और पता चले कि हम चले गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में जा करके पूरा पाकिस्तान को बम से उड़ा दिए और पकड़ा गए हम, ठीक है। तो जब पकड़ा गए ना, तो पहले तो नहीं स्वीकार करेगा कि ये हमारे देश का नागरिक है, और अगर हम अपने देश के लिए विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो भी हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर हम आतंकवादी के कंडीशन में भी पकड़े जाते हैं तो हमारी नागरिकता स्वयं समाप्त कर। क्लियर? तो अनुच्छेद 9 हमें याद रखना है कि जिसको नागरिकता मिली है उसकी नागरिकता खत्म भी हो सकती है। एंड अगली चीज ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली गई है उसे भारत का नागरिक बना रहने का पूरा क्या है, वो मतलब उसकी नागरिकता बिना मतलब के नहीं समाप्त की जाएगी कि पता चला आधी आ गया और नागरिकता समाप्त कर दिया गया। अगर 9वें आर्टिकल 9 के अनुसार अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त की जाएगी। अगर हम ऐसी कोई गलती नहीं करते हैं तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम भारत के क्या बने रहेंगे, नागरिक बने रहेंगे। एंड लास्ट में अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद ही नागरिकता पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है।
ठीक है, ये तो हमें पता है कि कोई भी काम रहेगा तो वो कौन करता है, ठीक है। अगर नागरिकता पर भी कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, संसद ही बनाएगा। अगला पॉइंट हमारा है भाग 3 जिसमें हमें मिले हैं मूल अधिकार, जो हमारे हैं ड्यूटी। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको पढ़ने में एक दिन पूरा लग सकता है या 2 दिन भी लग सकता है। 12 से 35 आर्टिकल या 12 से 35 जो अनुच्छेद है इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आप स्वयं पढ़ करके आएंगे और इसके बाद मैं अगले क्लास में से पढ़ाऊंगी, नहीं तो सारा एक ही बार मिल जाएगा, भाग 1 भाग 3 और फिर पता चल